संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। दर्शक मित्रों, आज का विषय रासो काव्य परंपरा और पृथ्वीराज रासो है। सबसे पहले हम रासो काव्य परंपरा की बात करेंगे। संस्कृत में रासक शब्द मिलता है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में रासव, रासा और रास। रास सामान्यतया अपभ्रंश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन से रासो मानते हैं, लेकिन जिस ग्रंथ की हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वीराज रासो, वह शौर्य प्रधान है, वीर काव्य है। उन्होंने कहा कि यह रचना अप्रामाणिक है, लेकिन अप्रामाणिक होते हुए भी चूँकि नवजागरण कालीन जो प्रभाव था उस दृष्टिकोण से इसका मूल्यांकन किया जा रहा था, इसीलिए इसे उन्होंने प्रबंध काव्य माना और बीसल देव रासो को उन्होंने वीर काव्य माना, वीर गेय काव्य माना। ऐसी पोजीशन में जब हम बात करने जा रहे हैं तो हमें रासो, रासव, राशक और रास या रासा इन विभेदों में न पढ़ करके सामान्य सी बात यह है कि भरतेश्वर बाहुबली रास होने के बावजूद भी शौर्य प्रधान काव्य है। उसी अंदाज में अगर हम बीसल देव रासो देखें तो बीसल देव रासो प्रेम काव्य है या श्रृंगार प्रधान काव्य है, लेकिन दोनों स्थितियों में हम पृथ्वीराज रासो को एक शौर्य प्रधान रचना माने। अप्रामाणिकता की बात अपनी जगह पर है, लेकिन पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हमें मिलते हैं। बृहद, मध्यम, लघु और लघुत्तम। इन चारों संस्करणों में जो बृहद संस्करण है वह 1585 ईस्वी में उदयपुर स्थित प्रतिलिपि के आधार पर 1906 ईस्वी में मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और श्याम सुंदर दास वगैरह ने काशी नागरी पचारणी सभा से पृथ्वीराज रासो 2 खंडों में 2000 पृष्ठों से ज़्यादा वो किया है। अब पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन भी बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ने शुरू किया था, लेकिन 1875 ईस्वी में जब पृथ्वीराज रासो की दूसरी प्रति पृथ्वीराज विजय जयानक कवि की कश्मीर से मिली, जो संस्कृत में थी, तो यह विवाद प्रारंभ हो गया कि यह अप्रामाणिक रचना है। सवाल इस बात का है कि अगर इसकी तिथियां, समय सब अप्रामाणिक हैं तो इस रचना को हम प्रथम महाकाव्य क्यों माने। पहले जैसा मैंने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात से भली प्रकार परिचित थे कि अप्रामाणिक है, लेकिन चूंकि वह हिंदी साहित्य का आदिकाल था और जिस तरह से कालिदास ने रघुवंशम में रघु की वंश परंपरा का जिक्र किया था, उसी तरह से पृथ्वीराज की पूरा बिजोलिया के शिलालेख का ध्यान रखते हुए पूरी वंश परंपरा का जिक्र है। और वंश परंपरा के साथ ही साथ चंद बरदाई जो कवि है, उस कवि की 27वीं पीढ़ी तक का जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में किया है। इतिहास वाले विद्वान इस सारी तिथियों को, समयों को गलत बताते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 69 समयों में विभक्त या प्रस्तावों या खंडों हर प्रतिलिपि में अलग अलग वो किया गया है, क्योंकि बृहत्तर प्रतिलिपि की 33 प्रतियाँ मिलती हैं, जबकि मध्यम की 11 प्रतिलिपि मिलती है और लघु की 5 मिलती है और लघुत्तम की 2 प्रतिलिपि मिलती है। नरोत्तम स्वामी एक ऐसे विद्वान हैं जो धारणोज गुजरात में की प्रतिलिपि के आधार पर यह बताते हैं कि पृथ्वीराज रासो मुक्तक काव्य है, लेकिन हम पृथ्वीराज रासो मुक्तक काव्य नहीं, हम प्रबंध काव्य ही मानते हैं। इस बात से आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी परिचित हैं, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा। सवाल यह उठता है कि आबू में राजसूय मतलब यज्ञ करा करके चौहानों की वंश उत्पत्ति का जो मामला है वह भी इतिहास प्रमाणित नहीं है, या संयोगिता के विवाह या ये सब तिथियां अप्रमाणित हैं। लेकिन
मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने पृथ्वीराज रासो के एक पद के आधार पर ही उन्होंने एकादश से पंचदह विक्रम शाक आनंद के आधार पर आनंद में 90 और 100 वर्षों का जो अंतर बता रहे हैं, अगर उसे वो कर दिया जाए तो सारी तिथियां सही हो जाती हैं। अब इस दृष्टिकोण से आप देखें तो 4 संस्करणों में पृथ्वीराज के 55 युद्धों का वर्णन है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महाकाव्य का जो प्रधान रस है वह वीर ही है और शौर्य प्रदर्शन ही है। और प्रेम पृथ्वीराज के 2 विवाह से लेकर के 13 या 14 विवाहों तक का जिक्र भी हमें इन प्रतिलिपियों में मिलता है। हालांकि इतिहास से मेल यह नहीं खाता है। मैंने आपको जैसा कहा कि हिंदी का आदिकाल था, भाषा के दृष्टिकोण से आदिकाल था, इसलिए हमें इन विवादों में नहीं पड़ना है। इतिहास की दृष्टिकोण से हम वैचारिक अनुसंधान करें, वह बात मेरे समझ में आती है। दूसरी स्थिति में अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज रासो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी रसों का परिपाक आपको मिलेगा। आप देखेंगे कि चारों संस्करणों में 10 प्रस्ताव ऐसे हैं जो सभी चारों संस्करणों में पाए जा रहे हैं। अगर इनकी बात की जाए तो इनमें आप देख सकते हैं कि जो 10 हैं वे 10 में कैमायसवध, संयोगिता स्वयंवर, ये ऐसे सर्ग हैं या ऐसे खंड हैं जो पृथ्वीराज रासो के शौर्य का भी निदर्शन के, या होली का वर्णन है, या ऋतुओं का वर्णन है, या खड़ ऋतु का वर्णन है। ये सारे के सारे परिच्छेद कहीं न कहीं रासो महाकाव्यत्व की काव्य सौंदर्य को ही बढ़ाने में अग्रगणी भूमिका निभा रहे हैं। सवाल यह है कि पृथ्वीराज रासो को जो विद्वान और ख़ासकर से डॉक्टर बुलर जो अप्रामाणिक मानते हैं और उन्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के आधार पर 1875 ईस्वी में जो धारावाहिक निकल रहा था उसे बंद करवा दिया। लेकिन इसके पहले 1873 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के आधार पर ही प्रथम सर्ग या प्रस्ताव या खंड के प्रकाशित होने के साथ ही साथ डॉक्टर बीम्स ने पृथ्वीराज रासो का प्रथम व्याकरण तैयार किया। अब इस दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो जो सौरसेनी अपभ्रंश या प्राकृतिक अपभ्रंश है उसी से भारतीय भाषाओं का विकास होता है। इस पर हमारे मित्र डॉक्टर जगन्नाथ पंडित आगे बात करेंगे, हमें उस पर जाना नहीं है। लेकिन यहाँ 55 युद्धों, 14 विवाहों, प्रकृति चित्रण, खड ऋतु वर्णन, ये सारे के सारे जो परिच्छेद हैं, खंड हैं, कहीं न कहीं पृथ्वीराज रासो की काव्य सौंदर्य को बढ़ाने में अग्रगणी भूमिका निभा रहे हैं। अब दूसरी स्थिति आप देखें कि पृथ्वीराज रासो जिस परिच्छेद, जिस परिवेश में लिखा गया, वह परिवेश संमत 1115 से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच है। इसीलिए चारों संस्करणों की भाषा में आपको भेद दिखाई पड़ेगा। जो प्रति राजस्थान में तैयार हुई या जो गुजरात में तैयार हुई या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयार है, जो प्रति जहाँ मिली, क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, इसीलिए प्रक्षेपों का प्रमाण बढ़ सकता है, इसे हम अस्वीकार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता कहीं न कहीं ऐतिहासिक महत्व रखती है और काल्पनिक होते हुए भी हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि आदिकाल, जिसे रामचंद्र शुक्ल देश भाषा काव्य के अंतर्गत वीर गाथा काल कहते हैं, यह प्रवृत्ति विशेष के आधार पर नामकरण है और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य उन्होंने घोषित किया। हम संस्कृत आचार्यों की परंपरा के आधार पर पृथ्वीराज रासो की महाप्रबंध काव्यत्व पर अगर प्रकाश डालने जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें निराशा मिलेगी। इसलिए जिस तरह से ऐतिहासिकता को लेकर विवाद है,
उस तरह से प्रबंध काव्यत्व के दृष्टिकोण से भी ये विवादग्रस्त रचना है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नवजागरण, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में चंदवरदाई भले ही उसका कवि न हो, लेकिन इतना तो तय है कि शहाबुद्दीन गोरी का जो मातहत हुसैन शाह था एक सुंदरी पर आसक्त था, और वह उसी सुंदरी से शहाबुद्दीन गोरी भी आसक्त था। इसी कारण से उसने शरण पृथ्वीराज से ली। जो पृथ्वीराज 2 या 14 विवाह कर सकता है, वही पृथ्वीराज हुसैन शाह जब सुंदरी को लाकर उसमें आता है तब जाकर युद्ध करता है। यानी एक तरफ उसका एक इथिक्स भी है, नैतिकता भी है, जिसके कारण वह युद्ध स्थल में उतरता है। 2 बार 3 बार ऐतिहासिक है या नहीं है, गोरी को परास्त करता है और बाद में उसे मुक्त कर देता है। और तीसरी बार ऐसा कहा जाता है कि गोरी इसको पकड़ता है और पकड़ करके पृथ्वीराज को अंधा बना करके गजनी ले जाता है। और चंदवरदाई कवि पृथ्वीराज रासो, यानी पृथ्वीराज रासो के 2 पार्ट, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध कहा जाता है कि चंदवरदाई ने पूरा किया था और उत्तरार्ध उनके पुत्र जल्हन ने पूरा किया था। यह भी विवाद का विषय है। जैसा मैंने आपसे कहा कि जयानक कवि पृथ्वीराज विजय के आधार पर इतिहास की दृष्टिकोण से और चंद्रवरदाई को कभी भी मानने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक कवि जो जगातवंशी था और चारण था और खड़वासाविद था, ज्योतिषविद था, वही कवि गजनी पहुंचता है और गजनी पहुंच करके पृथ्वीराज रासो को शब्द वेढ़ी बाण चलाने की बात करता है और वह शब्द वेढ़ी बाण से गोरी को मारता है। और बाद में दोनों जो है एक दूसरे को मार करके परम गति को प्राप्त करते हैं। ये पूरी कथा ऐतिहासिक भले ही न हो, लेकिन कहीं न कहीं राजा महाराजाओं की जो वंशपरा जो रघुवंशम में थी और जिसे उदात्तीकृत रूप में कालिदास ने रघुवंशम में व्यक्त किया था, हिंदी में पहली बार पृथ्वीराज चौहान के माध्यम से। ये जो पृथ्वीराज चौहान की बात जिस पर हम कर रहे हैं, जो पृथ्वीराज रासो की बात, ये पृथ्वीराज तृतीय हैं। बिजोलिया के शिलालेख में आप जाएंगे तब आपको पूरा का पूरा ऐतिहासिक वर्णन मिलेगा, लेकिन उसके आधार पर हम कर रहे हैं। ये पृथ्वीराज तृतीय का जो वीरत्व है, शौर्य है, पराक्रम है और जो उसकी एक दूरदृष्टि है, वह कैसे शरण में आए हुए हुसैन शाह जैसे लोगों को शरण देता है, युद्ध मोल लेता है, ये भारतीयता का प्रतीक है। दूसरी तरफ अगर शहाबुद्दीन गोरी जैसे लोग आक्रमण करते हैं तो उनसे वह शौर्यपूर्वक लड़ता है और वहाँ जाकर के शहाबुद्दीन गोरी को मारता है। अब आप कहेंगे कि इस प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो अप्रामाणिक है, सब कुछ है, फिर भी आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। उसके पीछे कारण है, क्योंकि नवजागरण की पूरी पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण या रघुवंशम से चल करके पृथ्वीराज रासो तक की जो परंपरा हमारे सामने आती है, और पृथ्वीराज रासो की लिंक हमें भूषण में मिलती है, जहां शिवाजी की प्रशस्ति वो करते हैं। और शिवाजी की प्रशस्ति के बाद उस पृष्ठभूमि को अगर 1857 प्रथम विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम से हम जोड़ें और जो क्रांतिकारियों का अपने आप को बलिदान करने का भाव है, वह भाव कहीं न कहीं पृथ्वीराज के बलिदान से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे अप्रामाणिक मानते हुए भी इसके प्रबंध काव्यत्व पर अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बखूबी चर्चा करते हैं। सवाल इस बात का है कि इसके जो 4 संस्करण हैं उनमें 10 सामान्य प्रसंग ऐसे हैं जो सामान्य हैं, जिसमें पहला है आदि पर्व, दूसरा है दिल्ली किल्ली कथा, अनंग पाल दिल्ली दान, पंग यज्ञ विध्वंस, संयोगिता नेम आचरण, कैमायस वध, खड ऋतु वर्णन, कनवज कथा, बड़ी लड़ाई, बान बेथ। ये चारों संस्करणों में सामान्य हैं। अब अगर बृहद संस्करण में देखा जाए तो बृहद संस्करण में 2000 से ज़्यादा पृष्ठों का है, जिसमें तकरीबन 17,000 छंद हैं।
मध्यम में 7000 छंद हैं और लघु में 3500 छंद हैं और लघुतर में 1300 छंद हैं। अब ये छंदों, घटनाओं, प्रसंगों, इनमें भी वैविध्य है, लेकिन जो 10 प्रसंग हैं वो सामान्य है, चारों में हैं। सवाल इस बात का है कि जो 1585 ईस्वी में उदयपुर की जो प्रतिलिपि, जिसके आधार पर मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड वगैरह ने पृथ्वीराज रासो प्रकाशित किया, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो सवाल ये होता है कि 1585 का उदयपुर प्रतिलिपि का संस्करण उन्हें कहाँ से मिला, या हाथ से लिखा गया, या प्रस्तरों से लिखा गया, या भोजपत्रों से लिखा गया। अगर ऐसा हम देखने जाएंगे तो ऋग्वेद से चल करके प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तक का जब तक प्रयोग नहीं शुरू हुआ तब तक के ग्रंथों में कहीं न कहीं विवाद है। उदाहरण के तौर पर आप देखें तो चाहे रामचरितमानस हो या चाहे सूरसागर हो, इवन आज के कवियों में कामायनी और प्रेमचंद के तमाम रचनाओं पर संस्करण को लेकर तकलीफें हैं, प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता पर बात हो रही है। इसलिए हम साहित्य में यह अवकाश लेते हैं कि उसकी ऐतिहासिकता अपनी जगह पर है, लेकिन प्रवृत्ति विशेष के आधार पर उसका अगर रेखांकन करेंगे तो रचना का और आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश जाएगा, जो पृथ्वीराज रासो के माध्यम से हमें मिल रहा है। आज तक के इतिहास में कोई कवि ऐसा नहीं है जो कभी अपने मातहत, अपने दरबारी राजा के साथ में वीर गति को प्राप्त हुआ है। काल्पनिक स्तर पर दंत कथाओं के आधार पर बहुत हम सुनते आए हैं, लेकिन यहाँ मात्र चंद्रवरदाई ही एक ऐसा कवि है जो पृथ्वीराज रासो में मिलता है कि उसका जन्म और मृत्यु दोनों साथ साथ हुआ। इस पर भी